हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स ऑनर्स का कैलकुलस सेकंड सेम का। मैथ्स ऑनर्स सेकंड सेम में जो कैलकुलस है वही वाला पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें यूनिट 1 में है आपका लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। और यूनिट वन मैंने कहीं नहीं लिखा है, हाँ ठीक है, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी ऊपर में हेडिंग दिख रहा होगा आपको। उसमें चैप्टर 4 डाला गया है बार्टली एंड शर्बट से। तो बार्टली एंड शर्बट से हम लोग चैप्टर 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये इतना इजी नहीं होगा। चैप्टर 4 में 3 सेक्शन से टाइम लगता है क्योंकि ये है बार्टली एंड शर्बट बुक जो कि रियल एनालिसिस की बुक होती है। इनके लैंग्वेज को एक एक वर्ड को समझने में हो सकता है एक वर्ड का मीनिंग एक पेज ले ले पूरा। तो एक एक चीज को बारीकियों से समझते हुए आगे बढ़ोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बुक चेंज हो गया है, एज पर न्यू सिलेबस ही बन रहा है आपका वीडियो। तो बार्टली एंड शर्बट से चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान दो। सबसे पहला टॉपिक है आपका क्लस्टर पॉइंट। हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्रोच ऑफ लिमिट पढ़ना है, एप्सिलॉन डेल्टा वाला, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स जरूरी हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना है व्हाट इज क्लस्टर पॉइंट। क्लस्टर का मीनिंग क्या होता है? झुंड। भाई क्लस्टर ऑफ एनिमल्स, क्लस्टर ऑफ पीपल, ऐसे आपने इंग्लिश के लैंग्वेज में सुना होगा। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, ग्रुप। लेकिन यहाँ क्लस्टर पॉइंट का मैथमेटिक्स में अलग मीनिंग है, थोड़ा बारीकियों से समझना है आपको। पहले समझ लो फिर लिखवाएंगे। मान लो कि एक पॉइंट है सी और इसको मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज अ क्लस्टर पॉइंट और नॉट। सी एक क्लस्टर पॉइंट है या नहीं है ये मुझे चेक करना है। अब देखो, सी के लेफ्ट में और सी के राइट में आप डेल्टा कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैंने डेल्टा अगर इतना ले लिया तो ये हो गया सी माइनस डेल्टा, क्योंकि लेफ्ट में जब भी जाते हैं तो माइनस होता है डिस्टेंस नंबर लाइन पे। और ये हो गया सी प्लस डेल्टा। अगर आप कोई भी डेल्टा चूज करते हो या फिर एप्सिलॉन भी हो सकता है, डेल्टा से आपको अभी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, याद रखो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन और इसको पढ़ते हैं डेल्टा। ये दोनों ना लेंथ होते हैं, बहुत ही छोटा सा लेंथ, बहुत ही छोटा सा लेंथ। एच भी आपने पढ़ा था ना 11th-12th में। तो ये सब गैप होते हैं, लाइक दिस इज डेल्टा। कभी कभी ये आ जाएगा दिस इज एप्सिलॉन। तो ये डेल्टा और एप्सिलॉन ये सब जो होते हैं ना, ये गैप होते हैं और ये हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। तो आगे से कभी भी आप कुछ भी पढ़ोगे, कैलकुलस और रियल एनालिसिस और अलजेब्रा हो, कुछ भी हो, एप्सिलॉन और डेल्टा अगर आपके डेफिनेशन में यूज किया गया है तो अंडरस्टूड है कि वो सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। तो फॉर, अभी पहले समझ लो फिर लिखवाएंगे। अब मान लो कि इसके बीच में मुझे कोई पॉइंट मिल जाता है। मैंने अभी एक पर्टिकुलर डेल्टा लिया तो सी माइनस डेल्टा से लेकर के सी प्लस डेल्टा के बीच में मुझे कोई पॉइंट मिल गया तो सी एक क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। लेकिन एक अकेला डेल्टा से डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा भी डेल्टा लो। अब आप कहोगे मैम ये रेड वाला इसमें आ रहा है, ये ले लिया मैंने डेल्टा। अब इस डेल्टा में मान लो अगर कोई पॉइंट नहीं मिलता है सी को छोड़ करके, सी को नहीं लेना। अब आप तब तो कोई भी इंटरवल बनाओगे हर इंटरवल में सी आ ही जाएगा। तो इसलिए सी को छोड़ करके हम किसी और पॉइंट को ढूंढते हैं क्लस्टर पॉइंट चेक करने के लिए। जिस पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट चेक करना है उसको छोड़ करके कोई और आना चाहिए, नहीं तो हर बार तो सी किसी ना किसी इंटरवल में आ ही जाएगा। ठीक है, तो सी को छोड़ करके अब कोई मिला नहीं मिला तो सी इज नॉट अ क्लस्टर पॉइंट। लेकिन मान लो अगर यहां भी मिल जाता, यहां भी पॉइंट होता, कोई सेट होता हमारे पास, पॉइंट बोल रहे हैं तो मतलब सेट की वैल्यूज इन नंबर लाइंस पे लाई कर रही है। मान लो ऐसे 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 सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। तो चाहे अब आप जितना छोटा लोगे डेल्टा, हर बार आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलता ही रहेगा। तो अगर किसी भी डेल्टा के लिए आपने एक इंटरवल बनाया, इंटरवल वर्ड सुनो, जो कि सिमेट्रिक है सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, और उसमें सी को छोड़ के अगर कोई और पॉइंट मिल गया देन सी विल बी रिगार्डेड एज अ क्लस्टर पॉइंट। लेकिन याद रहे सी को नहीं लेना है, तब तो फिर वही बात हो गई, सी को क्लस्टर पॉइंट चेक करना है। अब आप कोई भी इंटरवल बनाओ, हर इंटरवल में सी तो लाई करेगा ही, तो सी हो गया क्लस्टर पॉइंट। तब तो ऐसे सारे पॉइंट हो जाएंगे क्लस्टर पॉइंट, इसलिए सी नहीं लेना। ठीक है, अब डेफिनेशन पे आ जाए। अब मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं तो जरा इसको डिफाइन कर दे क्लस्टर पॉइंट को। ए, हम लोग जो बोल रहे हैं कि पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो एक सेट होता है कैपिटल ए।
सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से नहीं लिखते। तो लेट ए बी सबसेट ऑफ रियल नंबर, अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे क्लस्टर पॉइंट है या नहीं है, ये हमें जज करना होगा। तो होल्ड ऑन, अभी घबराने वाली बात नहीं है। इज अ क्लस्टर पॉइंट, ये कब होगा क्लस्टर पॉइंट? इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0, एवरी लिख दिया है मैंने, ठीक है, एवरी लिख दिया है, मतलब डेल्टा कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा, कितना भी छोटा। हर डेल्टा के लिए देयर एग्जिस्ट के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, आप इसको लिख लो कहीं, देयर एग्जिस्ट। उल्टा कैपिटल ई किसके लिए यूज होता है? देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं। हमें एक ही पॉइंट ढूंढना, अगर एक पॉइंट पे मिल गया तो वो हो जाता है हमारा क्लस्टर पॉइंट, लेकिन एटलीस्ट वन पॉइंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट वन पॉइंट x belonging to A such that x must not be equal to C, x जो है वो C के इक्वल नहीं होना चाहिए, और एंड x और C के बीच का गैप जो है वो किससे छोटा होना चाहिए? डेल्टा से छोटा होना चाहिए। अब इसको जरा समझ लो आप लोग, क्योंकि ये आपके लिए नया लैंग्वेज हो सकता है। मीनिंग ऑफ x माइनस सी लेस देन डेल्टा, इसका मीनिंग देखना है। तो x जो है ये अगर c है, ध्यान से सुनो, और ये अगर c प्लस डेल्टा, ये क्या हो गया? c माइनस डेल्टा। तो इतने से इतने के बीच में मान लो अगर x यहाँ है, तो x और c के बीच का गैप कितना है? दिस मच। डेल्टा तो पूरा इतना लेंथ है। तो डिफरेंस को यानी लेंथ को कभी कभी हम मॉडुलस के अंदर माइनस करके लिखते हैं, ये डेल्टा से छोटा है। या फिर एक और टेक्निक है, कि आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करके देखो। मॉडुलस अगर छोटा है तो हम ना मॉडुलस हटाते हैं तो एक बार प्लस लगता है और एक बार माइनस लगता है, दोनों ही चीज डेल्टा से छोटी होगी। अगर पूरी की पूरी मॉडुलस वैल्यू डेल्टा से छोटी है, इसका मतलब उसके अंदर में चाहे पॉजिटिव आ रहा हो या नेगेटिव आ रहा हो, दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी? डेल्टा से छोटी होंगी। अब अगर आप पॉजिटिव ले लेते हो तो x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, और अगर आप नेगेटिव लेते हो तो माइनस ऑफ दिस इज लेस देन डेल्टा। यहाँ तो आ गया x इज लेस देन सी प्लस डेल्टा, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस सी इज लेस देन डेल्टा, विच इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन सी माइनस डेल्टा। अब जरा दोनों को कंबाइन करो, इससे छोटा और इससे बड़ा, बीच में फंस गया x, यानी x जो है वो c माइनस डेल्टा से बड़ा है और c प्लस डेल्टा से छोटा है। तो बात एक ही है, मीनिंग ऑफ दिस, यानी चाहे तो आप x माइनस सी लेस देन डेल्टा लिखो, या फिर x c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के बीच में लिखो, या फिर x बिलोंगिंग टू c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा लिखो, या फिर x बिलोंगिंग टू नेबरहुड को कैसे लिखते हैं? b डेल्टा एट c। मतलब c एक क्लस्टर पॉइंट है और डेल्टा लेंथ लिया गया है लेफ्ट और राइट जाने के लिए। डेल्टा क्या लिया गया है? लेंथ लिया गया है लेफ्ट और राइट जाने के लिए। तो एक ही चीज को, एक ही इंफॉर्मेशन को चार तरीके से लिखा जा सकता है यूजिंग मॉडुलस, फिर ये इनइक्वलिटी यूज करके, फिर इंटरवल यूज करके, और v वाला नोटेशन यूज करके। चारों नोटेशन का मीनिंग एक ही है कि x जो है वो c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर? चलो, क्लस्टर पॉइंट कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और याद रखना कि क्लस्टर पॉइंट में x मस्ट नॉट बी इक्वल टू c, x को c के इक्वल नहीं लेते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ गया ये? नोट में, समटाइम्स क्लस्टर पॉइंट मे बी इन द सेट और मे नॉट बी इन द सेट। क्लस्टर पॉइंट जरूरी नहीं कि सेट के अंदर हो, समटाइम्स cluster point may not belong to set, may not belong to the set। ठीक
एक एग्जाम्पल लोगे? चलो एक एग्जाम्पल कराते हैं। मैंने एक सेट ले लिया a इज इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब आप मुझे बताओ, अगर n नेचुरल नंबर है तो इस सेट में कहां से कहां तक वैल्यूज आएंगी? फर्स्ट वैल्यू विल बी 1। तो पहला नेचुरल नंबर होता है 1, 1 आ गई। दूसरा सेट का मेंबर क्या हो जाएगा? ये पहला, दिस इज 1/2। तीसरा क्या हो जाएगा? 1/3। चौथा क्या हो जाएगा? 1/4, 1/5, लाइक दिस वे सो ऑन। क्या जीरो कभी मिलेगा? नहीं, जीरो नहीं मिलेगा। अब इसका क्लस्टर पॉइंट क्या होगा जरा सोचो। आप कहोगे मैम मुझे तो हाफ लग रहा है। ये देखो मैंने इतना छोटा सा एप्सिलॉन ले लिया। अब हाफ को छोड़ करके क्या कोई और पॉइंट मिल रहा है सेट का? नहीं, बात आई समझ में? फिर से ध्यान दो। मैंने अगर यहां से यहां तक इंटरवल ले लिया है, यहां से यहां तक, तो हाफ को छोड़ के तो कोई और वैल्यू आ ही नहीं रही। अब आप कहोगे कि मैम 1/4 को ले लेते। मैंने और भी छोटा और भी छोटा और भी छोटा डेल्टा ले लिया, इतना छोटा ले लिया कि 1/5 और 1/3 के बीच में 1/4 है ना, इतना छोटा डेल्टा ले लिया कि और कोई वैल्यू उसके अंदर आए ही ना। जबकि क्लस्टर पॉइंट कहता है कि कोई भी डेल्टा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी छोटा, जितना छोटा इमेजिन कर सकते हो उतना छोटा भी ले सकते हो। तो ये सब तो क्लस्टर पॉइंट नहीं हुए, ठीक है। तो आपको एक बात इंटरेस्टिंग बता दें कि इसमें जीरो होगा क्लस्टर पॉइंट। कुछ दिमाग लगा या नहीं लगा? देखो, जीरो का आप चाहे मर्जी जितना बड़ा इंटरवल बना लो, तब तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। 1/5, 1/5 ये सारे मिल रहे हैं, ठीक है। अगर छोटा इंटरवल बनाते हो इतना बड़ा, भी इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, अगर इतना छोटा बनाओगे तो कहोगे मैम इसके अंदर खाली है। नहीं बच्चे, आप जितना भी छोटा डेल्टा लोगे ना, मान लो अगर आपने डेल्टा ले लिया है 0.00001, बहुत छोटा हो गया। लेकिन 1/n में 1/1 2 3 4 5 6 7 8 ले लो, ये भी तो डेल्टा से छोटा ही है। ये भी तो बिलोंग कर रहा है ना सेट में। ये किससे बिलोंग कर रहा है? बिलोंग्स टू ए। यानी जीरो एक क्लस्टर पॉइंट है, क्योंकि जीरो का आप कोई भी नेबरहुड बनाओगे, हर बार कोई ना कोई मेंबर इस सेट ए से निकल करके उस इंटरवल के अंदर मिल जाएगा आपको, आप ढूंढोगे तो। क्योंकि ये 1/n इनफाइनाइट सेट है, मैं जैसा मर्जी देखो। अभी मुझे जबरदस्ती बनाना था तो मैंने यही नंबर बना दिया, और बिल्कुल सही है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/n बिलोंग करेगा ए से। ए का एलिमेंट मिल जा रहा है, हर डेल्टा से छोटा कोई ना कोई वैल्यू ए में लाई कर जा रहा है, और ऐसा जीरो के आसपास ही हो रहा है और किसी भी पॉइंट पे नहीं हो रहा है। हेंस जीरो इज द क्लस्टर पॉइंट। हेंस जीरो इज द क्लस्टर पॉइंट। और क्या जीरो सेट में है? नहीं है बच्चे, तो जीरो ए से बिलोंग नहीं किया। मैथमेटिक्स में ऐसे लिख दोगे तो बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। लेकिन अगर ऐसे लिख करके और ऐसे स्लैश ऐसे काट दोगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। तो जीरो क्लस्टर पॉइंट जो है वो सेट के अंदर नहीं है, क्लियर? तो ऐसा हो सकता है कि क्लस्टर पॉइंट सेट के अंदर ना भी हो। अब एक और एग्जांपल, अगर ए में दिया है 1 और 2, देखो ध्यान से देखो, ब्रैकेट कौन सा है? कर्ली ब्रेसेस है। कर्ली ब्रेसेस है तो ये एक इंटरवल नहीं होगा, ये सिर्फ 2 फाइनाइट वैल्यूज ले लिया है, 1 एंड 2। अब पूछ रहे कि क्या ये दोनों क्लस्टर पॉइंट है? तो बच्चे देखो, मैंने डेल्टा चूज कर लिया 1/2, दैट डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, एंड सी को हम लोग चेक करना चाह रहे हैं 1 पे कि 1 क्लस्टर पॉइंट है या नहीं। वही तो एलिमेंट है ना 1 और 2। अब मैंने c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा तक की बात किया, आ गया 1 माइनस 1/2 से 1 प्लस 1/2 तक, तो दिस इज 1/2 एंड दिस इज 3/2। अब मुझे बताओ कि क्या कोई एलिमेंट है? देर इज नो एलिमेंट, देर इज नो एलिमेंट इन
1 माइनस 1/2 से लेकर के 1 प्लस 1/2 तक. सो 1 इज नॉट अ क्लस्टर पॉइंट. यानी अगर नो में आंसर दिखलाना है तो एक एग्जाम्पल ही काफी है. मैंने नो दिखलाना है मुझे, एक ही डेल्टा 1/2 चूज कर लो. कभी डेल्टा जरूरत पड़ेगा 1/10 चूज कर लेंगे, कभी जरूरत पड़ेगा 1/4 चूज कर लेंगे. इस तरीके से डेल्टा आप कोई भी चीज चूज कर सकते हो. ध्यान रहे ऐसा चूज करना जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना दिख रहा हो. मैंने अभी हाफ से ही काम चला लिया. सेम चीज 2 के लिए भी होगा. 2 के लिए भी हाफ ले लोगे तो 1.5 से लेकर के 2.5 के बीच में 2 को छोड़ के कोई और वैल्यू मिल ही नहीं रही है. x must not be equal to c. There is not element in, there is no any element in this one. 1 तो है, any element other than 1 कर दो. 1 को छोड़ करके कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिल रहा है. Similarly 2 is also not a cluster point. 2 is also not a cluster point. 2 भी हमारा क्लस्टर पॉइंट नहीं है. क्लियर? क्लस्टर पॉइंट अब कुछ कुछ समझ में आ गया. यानी फाइनाइट सेट तो कभी भी क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा. क्लस्टर पॉइंट के लिए इनफाइनाइट सेट का होना जरूरी है, एक इंटरवल के फॉर्म में होना जरूरी है, तभी वो क्लस्टर पॉइंट होगा. अब आते हैं हम लोग थ्योरम. थ्योरम 4.1.2 पहला थ्योरम चैप्टर 4 का जो कि हमें मिल रहा है. नंबर थ्योरम तो बच्चे आपको सारे रटने पड़ेंगे. मैथ्स ऑनर्स में जो बच्चे ये सोच करके आए हो कि मुझे रटना नहीं पड़ेगा, मुझे मैथ में मजा आता है, जो कि गलती मैंने भी की थी, आप सब भी वही किए होंगे. मैथ्स ऑनर्स इसलिए ले लेते हैं कि कुछ रटना तो नहीं पड़ता है, सीधा बस क्वेश्चन करेंगे आंसर मैच करेंगे. तो आप इस गलत फहमी से दूर हो जाओ. मैथमेटिक्स में जितना रटना है उतना किसी और सब्जेक्ट में शायद ही रटना हो. बे सिर पैर के थ्योरम अभी तो फर्स्ट ईयर में तो समझ में आ रहे हैं, थर्ड ईयर में तो ऐसे ऐसे थ्योरम आएंगे मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है फिर भी रटे जाओ रटे जाओ. और अभी समझे हो तब तक एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा. मैथमेटिक्स में भी रटना है, थ्योरम्स वगैरह ये सब रटने वाली ही चीज. इनमें से एक रटने वाला पार्ट अभी आपका स्टार्ट हो गया. थ्योरम 4.1.2. A number c belongs to R is a cluster point of a subset A of R if and only if. I और डबल F लिख दिया तो इसका मतलब होता है if and only if there exists a sequence an in A such that limit an is equal to C and an is not equal to C for all n belonging to n. इसका मतलब क्या है? आप इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला स्टेटमेंट देखो. कहाँ गया इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला स्टेटमेंट येलो से और बाद वाले स्टेटमेंट को ब्लू से. थ्योरम को जब भी इफ एंड ओनली इफ होना तो आप दो पार्ट में डिवाइड किया करो, हमेशा इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला और बाद वाला. और इस थ्योरम को दोनों साइड से प्रूव करना पड़ेगा, एक बार LHS टू RHS, एक बार RHS टू LHS. जब हम LHS टू RHS प्रूव कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं सफिशिएंट पार्ट. जब RHS टू LHS प्रूव कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं नेसेसरी पार्ट. ठीक है, तो यहां पर अभी LHS टू RHS हर थ्योरम में पहले जो है LHS टू RHS ही बढ़ते हैं प्रूफ. अभी LHS गिवन है and we have to prove RHS. So let C belonging to R be a cluster point. जब हमें cluster point given है तो हमने ले लिया cluster point of a subset A of R. C जो है वो cluster point है. अब हम लोग प्रूव करेंगे कि एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा AN सच दैट उसकी लिमिट होगी C. मतलब एक सीक्वेंस मिलेगा हमें जिसकी लिमिट होगी C.
लेकिन वो an जो है वो c के इक्वल नहीं होगा। देखो जरा, अब c एक क्लस्टर पॉइंट है और डेल्टा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, फॉर एनी डेल्टा, फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव, that delta is equal to 1 by n. Then, since C is a cluster point, since C is a cluster point, so there exist कोई दूसरा नंबर होगा जो कि C के बराबर नहीं होगा, there exist some element, से उसको हमने नाम दे दिया an, such that an belongs to c माइनस 1 बाई एन से लेकर के c प्लस 1 बाई एन तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाई एन ले लिया। 1 बाई एन कितनी सारी वैल्यूज होगी? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 पुट करते चले जाओगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ डेल्टा मिलेंगी। मतलब डेल्टा कोई एक सिंगल फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा, बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो ए एन भी क्या होगा? देयर आर एज मच ए एन, कितने ए एन होंगे एज वैल्यूज ऑफ डेल्टा। So we get a sequence. तो हमें एक सीक्वेंस से मिल जाता है an का, उसको भी नाम दे दिया सीक्वेंस को an. We get a sequence an such that an belongs to c minus 1 by n से लेकर के c plus 1 by n तक। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं an minus c is less than 1 by n। और मुझे बताओ कि हर 1 बाई एन से छोटी वैल्यू क्या होती है? फॉर एवरी 1 बाई एन, अगर लिमिटिंग वैल्यू मुझे चेक करनी है तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? सो ए एन माइनस सी टेंड्स टू 0, विच इम्प्लाइज ए एन टेंड्स टू सी, दैट इज लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू सी। ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन सीखनी पड़ेगी। टेंड्स टू वर्ड यूज करते हैं और जब टेंड्स टू नहीं यूज करना होता तो वही लिमिट में बदल जाता है, फिर लिमिट में इज इक्वल टू लगा देते हैं, तब टेंड्स टू नहीं लिखते। मतलब ये लिखना गलत होगा, कई बार बच्चों को नहीं पता होता है लिमिट ए एन टेंड्स टू सी, ये गलत है। ठीक है, मतलब लिमिट ही नहीं पता है, वो सी की तरफ जा रही है, तो ऐसे नहीं लिखते हम लोग। तो लिमिट आ गया सीक्वेंस का कितना? सी। अब ये बात है कि क्यों हमने 0 लिया एज 0 is less than 1 by n for all n belonging to natural number। मतलब हर नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल से छोटी वैल्यू 0 ही हो सकती है मॉडुलस में, कोई नेगेटिव नहीं होगा। अब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले ही नहीं सकते क्योंकि 1 बाई एन का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाता है? 0। ये तो हो गया LHS टू RHS, जिसमें क्लस्टर पॉइंट से सीक्वेंस मिलेगा और सीक्वेंस 0 की तरफ टेंड करेगा, ये हमने प्रूव कर दिया। अब कन्वर्स पार्ट में उल्टा प्रूफ करेंगे बच्चे। मतलब कन्वर्स पार्ट में इस बार हमारे पास एक सीक्वेंस होगा कन्वर्स पार्ट में, और हम लोग प्रूव करेंगे कि सी इज अ क्लस्टर पॉइंट। तो लेट देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस? an इन a where an is not equal to c। मतलब सीक्वेंस तो होगा लेकिन कोई भी एलिमेंट c के बराबर नहीं होगा। विथ, और ऐसा सीक्वेंस है जिसमें an की लिमिट क्या है? c है। यही तो है RHS। नो लीफ के बाद देखो ना जरा, आप आ गया लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू c भी दे रखा है। अब हमें प्रूव करना है कि c इज अ क्लस्टर पॉइंट। नाउ वी हैव टू प्रूव, now we have to prove that C is a cluster point। C जो है वो क्या है? क्लस्टर पॉइंट है, ये चीज हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखें, सीक्वेंस तो मिल गया। सीक्वेंस का लिमिट का आप लोगों ने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में, कि सीक्वेंस के लिए क्या कंडीशन होती है? लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू c, which means
which means that for delta greater than 0 there exists k such that an minus c is less than delta for all n greater than equal to k. ये सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है. अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा. तो विच इम्प्लाइज फॉर एवरी, अभी बता रहे अगर नहीं पता है तो, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 वी गेट an belonging to c माइनस डेल्टा से लेकर के c प्लस डेल्टा. सो c इज अ क्लस्टर पॉइंट. समझ में आ रही है बात? ध्यान से सुनो. क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इसलिए ये लैंग्वेज लिख सकते हैं. और मॉडुलस से हम लोगों ने इंटरवल में जाना सीखा है और इंटरवल से हम लोगों ने पता लगा लिया कि ये क्लस्टर पॉइंट है. ठीक है. तो जब भी क्लस्टर पॉइंट होगा कोई पॉइंट तो हम उसके आसपास से एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बना सकते हैं जिसकी लिमिट किसकी तरफ जा रही होगी? सी की तरफ. ये चीज बहुत यूज होगा आगे के थ्योरम्स में, याद रखना. अब रही बात कि मैम आप ये जो डेफिनेशन लिखी हो ये हम लोगों को नहीं पता. इसके लिए समझ लो जरा, जैसे 1/n एक सीक्वेंस है और ये किसकी तरफ जाती है? 0 की तरफ. इतना तो पता है. 1/n सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि 1, 1/2, 1/3, 1/4 इनफाइनाइट सीक्वेंस है. घटते घटते किसकी तरफ जाएगी? 0 की तरफ. तो ये आपको स्टार्टिंग में ही नहीं पता लगा होगा. 0, 1, 1/2, 1/3, 1/4. मान लो किसी बच्चे ने 0.1 पे ही दम तोड़ दिया, उसका हिम्मत जवाब दे दिया और उसने कहा कि हाँ ठीक है अब इसके आगे तो पता ही है कि 0 की तरफ जाना है. उसका के हो गया 10 क्योंकि उसने 10 टर्म्स के बाद ही डिसाइड कर लिया. ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कब थक हार करके और कब डिसीजन लेगा कि इसकी लिमिट 0 की तरफ जा रही है. कुछ लोगों को तो सेकंड और थर्ड टर्म के बाद ही पता लग गया होगा, कुछ लोगों को 10 टर्म्स के बाद पता है, कुछ लोग हो सकता है 100 टर्म्स निकाले फिर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि 0 की तरफ जा रहा है. तो अभी k इक्वल टू 10 है. तो अब हम लोगों ने लिख दिया कि अगर हम 10 से ऊपर जाते हैं तो जो भी टर्म होगा और 0 के बीच का गैप किससे छोटा होगा बताओ? 1/n से छोटा होगा, यानी डेल्टा से छोटा होगा. तो an किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ. तो सीक्वेंस में यही एक पोजीशन वाली बात होती है कि हम k क्या ले लें. ठीक है. और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं बच्चे, सीक्वेंस एंड सीरीज में टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा तो आप वहां पे पढ़ोगे. रियल एनालिसिस मैथमेटिक्स में ना कोई भी एक ब्रांच का इंफॉर्मेशन दूसरे ब्रांच में भी यूज हो जाता है. फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पर समझा दें. समझ में आ गई बात? के का क्या सिग्निफिकेंस है? सीक्वेंस में यूज करते हैं के. ठीक है. मतलब किस टर्म के बाद आपको पता लगना शुरू हो गया. ये तो हो गया थ्योरम. तो अभी तक हमने डेफिनेशन ऑफ लिमिट पढ़ी और फिर थ्योरम पढ़ लिया, क्लस्टर पॉइंट भी जान गए. अब कुछ एग्जाम्पल है जो कि देखेंगे. नाउ सी, अब इसके बाद से आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल दिया है ताकि कुछ चीजें ना आपके दिमाग में सेट हो जाएं. इसके लिए दे रखा है 4.1.3 के एग्जाम्पल्स जिसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं. 5 पार्ट्स. For the open interval A1, 0 to 1, every point is a cluster point. Every point. और ओपन इंटरवल का पता है क्लस्टर पॉइंट क्या हो जाता है? क्लोज्ड. देखो ना, 0 और 1 इज अ क्लस्टर पॉइंट. 0 से लेकर के 1 तक हर पॉइंट क्या होता है? क्लस्टर पॉइंट होता है. दिस इज 0, दिस इज 1. फिर वही देखो ना, 0 और 1 के बीच में कोई भी नेबरहुड बनाओगे तो जब इंटरवल ही पूरा का पूरा है अपने पास तब किस बात का डर है? हर इंटरवल में कोई ना कोई नंबर तो मिल ही जाएगा. फिर 1 का जब आप नेबरहुड बनाओगे भले ही 1 के राइट हैंड साइड से नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो बता रहा है ना कि लेफ्ट हैंड साइड से इधर भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा ढूंढने से. तो 0 और 1 जो एंड पॉइंट है जो कि इंटरवल में नहीं है फिर भी वो क्लस्टर पॉइंट है. और बीच का कोई पॉइंट ले लो तो वो तो क्लस्टर पॉइंट होगा ही होगा, कोई भी ले लो. फिर आप कोई भी इंटरवल बनाओगे आपने ली है पूरे नंबर लाइन की वैल्यूज,
तो हर इंटरवल में कोई ना कोई वैल्यू मिल ही जाएगा। ठीक है, सो याद रहेगा कि 0 से 1 तक पूरा का पूरा क्या है, क्लस्टर पॉइंट है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो तो प्रूफ में भी लिख सकते हो कि 0 के बारे में क्या लिखोगे, दैट डेल्टा ग्रेटर देन 0 then 0 minus delta 0 plus delta contains many x values such that x is less than delta and x belongs to a1। यानी ये 0 है, ये 0 प्लस डेल्टा, दिस इज 0 माइनस डेल्टा। तो इधर साइड का तो छोड़ दो, इधर का तो नहीं मिलेगा, लेकिन इधर तो बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएगी ना, क्योंकि नंबर लाइन ही है पूरा हमारे पास। तो 0 इज अ क्लस्टर पॉइंट। उसी तरीके से 1 भी क्लस्टर पॉइंट होगा और बीच की कोई वैल्यू भी क्लस्टर पॉइंट होगी। क्लियर? दूसरा देखो, अ फाइनाइट सेट हैज नो क्लस्टर पॉइंट। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था 0 और 1 वाला। फाइनाइट सेट हैज नो क्लस्टर पॉइंट। इसमें भी अगर आप प्रूफ करना चाहते हो, सबका प्रूफ होता है, तो ले लो a इज इक्वल टू a1 a2 से लेकर के कहां तक, an तक। अब लेट ai बिलोंगिंग टू a एंड सच दैट ai किससे बड़ा है, ai माइनस 1 से, और किससे छोटा है, ai प्लस 1 से। मतलब किसी न किसी दो वैल्यूज के बीच में होगा। लेट डेल्टा इज इक्वल टू कुछ ले लेते हैं इनसे भी छोटा गैप, मिनिमम डेल्टा इज इक्वल टू कोई भी चीज ले लेते हैं, लाइक ai प्लस 1 माइनस ai, मिनिमम ऑफ, एक मिनट, दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी, मिनिमम ऑफ ai प्लस 1 माइनस ai या फिर ai माइनस ai माइनस 1। then there does not exist any x belonging to ai minus delta ai plus delta। समझ में आ रही है बात? मान लो ये था 1, ये था 2, ये था 3, दिस इज ai minus 1, दिस इज ai plus 1 एंड दिस इज ai। तो हम डेल्टा इतना ले लिए, 1 ले लिए। अब यहां से यहां तक के बीच में 2 को छोड़ के कोई और वैल्यू मिला ही नहीं ओपन इंटरवल में, where x is not equal to ai, x को ai नहीं होना है, ai को छोड़ के कोई और दूसरी वैल्यू आनी चाहिए थी, वो तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि फाइनाइट सेट है तो बिल्कुल फिक्स है कि इसके बाद यही आएगा, इसके बीच की कोई वैल्यूज नहीं आएंगी। सो ai इज नॉट अ क्लस्टर पॉइंट। तो फाइनाइट सेट में कभी भी क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। क्लियर? सी पार्ट, the infinite set n has no cluster point। n इनफाइनाइट भी है, अब लोगों के दिमाग में आता है कि इनफाइनाइट के पास होगा, लेकिन हैज नो क्लस्टर पॉइंट। नेचुरल नंबर में तो बच्चे क्लस्टर पॉइंट होगा ही नहीं। क्यों नेचुरल नंबर में क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 2 3 4 सो ऑन। 2 कैसे होगा क्लस्टर पॉइंट? मैंने 0.5 ले लिया, तो 2 माइनस 0.5, 2 प्लस 0.5 के बीच में 2 को छोड़ के कोई और वैल्यू मिल ही नहीं रही। सिर्फ 2 ही क्यों, कोई भी और वैल्यू लोगे, किसी भी वैल्यू पे 0.5 ही लेकर के काम चल जाएगा नेचुरल नंबर में, तो उसमें कोई और नेचुरल नंबर नहीं लाई करेगा। तो लेट n बिलोंगिंग टू n एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0.5, then there does not exist any x belonging to n minus 0.5 n plus 0.5। क्यों? क्योंकि n अगर है तो उसके पहले होगा n माइनस 1 और उसके बाद होगा n प्लस 1, बीच में तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रहा। सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू स्मॉल n।
ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है। सो स्मॉल n इज नॉट अ क्लस्टर पॉइंट। और घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम तो बड़ा फास्ट लिखती है, हम लोगों के दिमाग में ये सब क्यों नहीं आता, ये लैंग्वेज बड़ा टफ लग रहा होगा आपको। बार्टली एंड शाबर्ट एक ऐसी बुक है जो कि टफेस्ट बुक है मैथ्स ऑनर्स में, लैंग्वेज समझने में। लेकिन एक बार समझ जाओ तो फिर बहुत अच्छा लगता है, इतना इजी हो गया। इसमें तो टाइम लगता है। फिर दूसरे बुक जो होते हैं कैलकुलस के, एंटन बिवेन डेविस, वो सब फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ये जो है ये बहुत ज्यादा एजम्पशन और एनालिटिक माइंड को आपका टच करता है। ये बुक इज नॉट अ क्लस्टर पॉइंट, तो नेचुरल नंबर क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से आप शो नहीं कर सकते, आपको इसी तरीके से लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट। A4 में ले लिया 1/n सच दैट, ये तो हम लोगों ने देख लिया था ना, n बिलोंगिंग टू n हैज ओनली 1 0 एज अ क्लस्टर पॉइंट, हैज ओनली 1 0 एज अ क्लस्टर पॉइंट, और कोई भी क्लस्टर पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये तो याद ही है आपको 1/n का जब बनाए थे, 0 1 1/2 1/3 1/4 1/0 ही एक ऐसा वैल्यू है जिसके हर नेबरहुड में कोई ना कोई पॉइंट मिल जा रहा है। 0 is a cluster point. Fifth part. If I is equal to 0 और अच्छा कर्ली ब्रेसेस नहीं है, बिग ब्रैकेट है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल, then the set A5 is equal to I intersection Q. Q किस चीज के लिए रिप्रेजेंट होता है? रैशनल नंबर्स के लिए। मतलब A5 पता है कौन सा सेट है? इस इंटरवल में 0 और 1 में रैशनल भी होंगे और इरैशनल भी होंगे। एक होता है डेंसिटी थ्योरम कि किसी भी दो रैशनल के बीच में भी इरैशनल मिलेगा, किसी दो इरैशनल के बीच में भी रैशनल होगा ही होगा। तो 0 और 1 के बीच में जितने भी रैशनल और इरैशनल है उसमें से अलग कर लिया इन्होंने, इंटरसेक्शन लिया है, यानी कि सिर्फ रैशनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। A5 इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, इन 0 to 1 कितने होंगे किसी को नहीं पता, इनफाइनाइट होंगे। अब इन्होंने कहा है इट फॉलोज फ्रॉम डेंसिटी थ्योरम दैट एवरी पॉइंट इन आई इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ A5। अब मान लो लेट R बिलोंग्स टू A5, A5 मतलब I इंटरसेक्शन, एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0, R माइनस डेल्टा R प्लस डेल्टा। अब चाहे ये रैशनल हो या फिर इरैशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस इंटरवल में R को छोड़ के इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे, कितने रैशनल्स होंगे। अभी हम रैशनल पे ही फोकस करें बिकॉज रैशनल का सेट ही है हमारा। R प्लस डेल्टा में भी रैशनल और इरेशनल, क्योंकि डेल्टा पे कोई कंडीशन थोड़ी है कि डेल्टा भी हमें रैशनल ही चूज करना है। डेल्टा तो √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, और अगर किसी चीज में √2 और √3 वगैरह ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो क्या बन जाता है, इरैशनल। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि R एक रैशनल है और इसके इंटरवल में आपको हर बार कोई ना कोई रैशनल नंबर मिल जाएगा जो कि किससे बिलोंग करेगा, A5 से। तो बाय डेंसिटी थ्योरम देयर एग्जिस्ट रैशनल्स इन R माइनस डेल्टा R प्लस डेल्टा, क्योंकि डेंसिटी थ्योरम कहता है कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल्स है, फाइनाइट इरैशनल्स भी है। तो R इज अ क्लस्टर पॉइंट। अब मैंने जनरल पॉइंट लिया था ना A5 से, R क्या है ये तो हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। सो एवरी पॉइंट ऑफ A5 इज अ क्लस्टर पॉइंट। सो एवरी पॉइंट ऑफ A5, और A5 भी क्यों, 0 और 1 भी तो हो सकता है ना, रैशनल इरैशनल सब। एवरी पॉइंट ऑफ A5, या फिर आप ये भी कह सकते हो
I is a cluster point of A5। अब आप R को रैशनल ले रहे हो तब ये बात कह रहे हो, आप ई रैशनल भी लेकर के समझा सकते हो। मान लो अगर मैंने ई रैशनल ले लिया, क्योंकि R किससे ले रहे हैं, I से ले लो। I का चेक करना है ना कि I में कौन कौन से क्लस्टर पॉइंट है, तो I से ले रहे हैं। तो ये हो गया ई रैशनल। ई रैशनल के बीच में भी बहुत सारे क्या होंगे, रैशनल्स होंगे, R माइनस डेल्टा, R प्लस डेल्टा। दिस इज ई रैशनल। फिर भी डेंसिटी थ्योरम से किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल्स होते हैं। ये सब A5 से बिलोंग कर जाएंगे। यहाँ भी ये सब ये क्या है, A5 से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए ई रैशनल भी क्या हो जाएगा हमारा क्लस्टर पॉइंट, और रैशनल भी क्लस्टर पॉइंट, और इसमें तो दोनों आ रहे हैं, इसलिए आई का क्या हो जाएगा, हर पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लस्टर पॉइंट। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको ये ई पार्ट वाला, क्योंकि डेंसिटी थ्योरम अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। बस इतना ही याद रखना कि हर इंटरवल में आपको ढूंढने से रैशनल और इरेशनल दोनों मिलेंगे, बस सिंपल सी यही बात है। अब बच्चे मुझे लगता है कि आज के क्लास के लिए इतना एनफ होगा, क्योंकि अब ज्यादा पढ़ने का मतलब है ज्यादा फास्ट चलना और चीजों को जबरदस्ती ठूसना, जिसको कहते हैं हिंदी में, वो नहीं करना है हमें। चैप्टर 4 और अभी सेक्शन 4.1 ही चल रहा है। यूनिट 1 कैलकुलस है। इसमें बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट की डेफिनेशन को बनाना सीखेंगे और यूनिकनेस थ्योरम करेंगे हम लोग। द डेफिनेशन ऑफ लिमिट 4.1.4 यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। शुरुआत में 1-2 क्लास में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि चीजें आपके लिए नई होती हैं, तो हर टर्म्स को समझाते समझाते 4.1 में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 4.2 में उतना टाइम ना भी लगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सेक्शन 4.1 का आगे का टॉपिक। तब तक के लिए बाय 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 बाय।